नमस्कार साथियों, IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एग्जाम रिव्यू के चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस एपिसोड में मैं बहुत ही विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रहा हूं IOCL नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट एग्जामिनेशंस रिव्यू के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चंस के लेवल थे वो नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस आ गए थे। क्या IOCL ने आप सभी के साथ ये सही किया? साथ ही साथ हम लोग बेसिकली IOCL से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि आपने किस तरह से कैंडिडेट के साथ फेयर किया है। आप एग्जामिनेशन से पहले एक तो ऑथेंटिक सिलेबस को रिलीज नहीं करते हैं, साथ ही साथ एक पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज करते हैं, उसके लिए अलग अलग ITI ट्रेड वाले कैंडिडेट को एलिजिबल कर देते हैं और किसी एक पार्टिकुलर ट्रेड से क्वेश्चंस भर भर के पूछ देते हैं। तो दूसरे ट्रेड वाले कैंडिडेट किस तरह से आंसर्स देंगे और कैसे आंसर्स देंगे, आप कैंडिडेट के साथ किस तरह से आप फेयर कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए ही नहीं, बल्कि जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 के पोस्ट के लिए भी ऐसा हुआ है। जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से फॉर्म को फिलअप किए हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड से फॉर्म को फिलअप किए हैं, उससे अगर इलेक्ट्रिकल मशीन का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो वो आंसर को कैसे देंगे। आप जूनियर इंजीनियर के लिए आप अगर वैकेंसीज को निकालते हैं, क्वेश्चन का लेवल जूनियर इंजीनियर जैसा होना चाहिए। एक टीचर बहुत मेहनत के साथ कैंडिडेट को पढ़ाता है और हमने भी बहुत मेहनत के साथ पढ़ाया और सैंपल पेपर को प्रोवाइड करी, और कैंडिडेट जब कहते हैं कि सर आपके सैंपल पेपर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आया, या फिर कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर 4-5 क्वेश्चन ही फंसे, तो फिर यहां पर लगने लगता है कि मैंने भी मेहनत क्यों करी इतना हार्ड, जब अल्टीमेटली 4 से 5 क्वेश्चंस में आने थे। तो और हद कर हो गया जब जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शंस का जब मैंने क्वेश्चंस को देखा स्टूडेंट के थ्रू, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जब मैंने बेसिकली सुना कैंडिडेट से, तो पता चला कि नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। ऐसा क्वेश्चंस तो बेसिकली कह सकते हैं कि यूपीएससी का इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशंस में अगर केमिकल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन बने या फिर गेट में बने इंजीनियरिंग सर्विस का क्वेश्चन, उस तरह के लेवल के क्वेश्चंस कुछ कुछ मुझे लगे देखने को। तो क्या ये जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस के लेवल के क्वेश्चंस थे क्या? जो लोग क्वेश्चंस को सेट किए थे वही लोग को दे दिया जाएगा बनाने के लिए, तो वो लोग को बनाने में 2 घंटा 3 घंटा लग जाएगा। तो आज के इस एपिसोड में डिटेल में हम लोग इस चीजों के बारे में बातें करने वाले हैं। दोस्तों, पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। और बेसिकली अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए, क्योंकि IOCL से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट आएंगे आप सभी के लिए सबसे पहले मैं लेटेस्ट अपडेट लेकर के आने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। अब चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं इस एग्जामिनेशंस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका नोटिफिकेशंस को रिलीज किया गया था। आई थिंक 22 जुलाई से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गए थे। तो बेसिकली जब इसमें वैकेंसीज आई थी तो आप सभी को पता है इसका जो वैकेंसीज आया था वो बेसिकली कंबाइंड वैकेंसीज था, रिफाइनरीज डिवीजन और पाइपलाइन डिवीजन का। तो इस बार जो कट ऑफ बनेंगे वो भी पूरा कंबाइंड बनेंगे, कोई पार्टिकुलर डिवीजन या प्लांट रिलेटेड या यूनिट वाइज कट ऑफ नहीं बनेंगे। बहुत सारे कैंडिडेट लोग कट ऑफ पूछने लगते हैं, सर गुजरात रिफाइनरीज का कितना कट ऑफ जाएगा। नहीं, इस बार सिंगल कट ऑफ बनेंगे। तो इस चीज को भी आप लोग समझिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग एक एक करके आज के इस एपिसोड में डिटेल में बातें करने जा रहे हैं। अगर आप लोग वैकेंसीज को रिलीज करते हैं, मेरा प्रश्न IOCL से है स्पेशली कि अगर आप कंबाइंड वैकेंसीज को रिफाइनरीज डिवीजन और पाइपलाइन डिवीजन्स में रिलीज करते हैं, तो जिस तरह से आपने क्लियर कट नोटिफिकेशंस में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस को दिया था, जैसे कि कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकता है ना, कौन कौन से कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, उसी तरह से आपको सिलेबस को लेकर के भी क्लियरिटी देनी चाहिए थी। ये क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं था। और एज ए टीचर मैं पास्ट ईयर में जितने भी IOCL के एग्जामिनेशन हुए हैं उस आधार पे कैंडिडेट को बहुत ही अच्छे से मेहनत के साथ मैंने पढ़ाया, और उसके बावजूद कैंडिडेट कहते हैं कि सर 5 से 6 क्वेश्चंस ही सिर्फ देखने को मिला। एटलीस्ट क्वेश्चंस तो मतलब डिट्टो सेम नहीं आए, लेकिन सिलेबस से तो रहना चाहिए था ना क्वेश्चन। ये क्या है? स्पेशली मैं बातें करता हूं, अगर मैं बात करूं पाइपलाइन डिवीजन का, तो आप सभी को पता है पाइपलाइन डिवीजन में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगी जाती है और नहीं मांगी गई थी स्पेशली। तो इसमें जो बेसिकली इंजीनियरिंग असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल के लिए 15 सीट के लिए वैकेंसी था। इंजीनियरिंग असिस्टेंट यहाँ पर T&I मतलब ट्रांसपोर्ट एंड इंस्टॉलेशंस वालों के लिए जो वैकेंसीज थे 15, और यहाँ पर
तो यहां पर देखिए कि कोई एक ही पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी एलिजिबल हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाते हैं। एक ही पोस्ट के लिए अगर आप अलग अलग इंजीनियरिंग के ब्रांच वाले कैंडिडेट को अगर आप एलिजिबल कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस पेपर बनाने वक्त ये चीजों को तो ध्यान रखनी चाहिए ना कि सभी ट्रेड के सभी ब्रांच के कैंडिडेट आंसर्स दे सकें एटलीस्ट उस क्वेश्चंस का, या किसी आप पार्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस को बना देंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो बच्चों ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है उससे आप इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, अगर आप उससे पावर सिस्टम के क्वेश्चन पूछने लगेंगे तो वो कैंडिडेट कैसे जवाब देगा? और उसमें भी आप बेसिक लेवल के क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, आप नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस को दे रहे हैं एग्जामिनेशंस में। तो किस तरह से आपने सभी कैंडिडेट के साथ फेयर किया है? तो ये क्वेश्चंस IOCL से मेरा बेसिकली है। और इसी तरह से और भी जो पोस्ट है रिफाइनरीज डिवीजन में अगर मैं बात करूं तो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पर ग्रेड 4 के लिए P&U यानी कि इसको बोलते हैं पावर एंड यूटिलिटीज में जो वैकेंसीज आई थी। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 पावर एंड यूटिलिटीज एंड ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए है ना, और जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन वालों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप, बेसिक इलेक्ट्रिकल मशीन का भी कुछ कुछ क्वेश्चन था बच्चे लोग बोल रहे हैं जैसा। इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वालों से भी इलेक्ट्रॉनिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। खैर इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रॉनिक के क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स वाले या इंस्ट्रूमेंटेशन वाले इलेक्ट्रिकल मशीन के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और आपने 5-6 क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल मशीन से भी दे दिया था, कैंडिडेट ने ऐसा कहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर बेसिकली एक इंपॉर्टेंट जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए, जिसके लिए डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और डिप्लोमा इन पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग और BSc वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे। एक तो आप एक ही पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस वाले कैंडिडेट को एलिजिबिलिटी दे देते हैं और क्वेश्चंस जो पूछते हैं किसी एक पार्टिकुलर बेसिकली एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बेस में। BSc वाला कैंडिडेट जो होगा वो केमिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस को कैसे बना सकता है? पहला बात तो ये। और दूसरा बात, अगर वो क्वेश्चंस देते भी हैं आप, हाँ ठीक है, एक ऑनर्स लेवल का केमिस्ट्री जो भी बच्चों ने पढ़ा है वो केमिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा लेवल का डेफिनेटली वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, मैं इस चीज को एग्री करता हूं। लेकिन आप क्वेश्चंस डिप्लोमा लेवल के पूछेंगे तब तो आप क्वेश्चन पूछ देते हैं एक नेक्स्ट लेवल का। जूनियर इंजीनियर के लिए वैकेंसी निकली है, जूनियर इंजीनियर के लेवल के क्वेश्चंस को रखना चाहिए था आप सभी को। और पार्टिकुलरली किसी भी पोस्ट वाइज आपको अगर सिलेबस को रिलीज किए थे तो पास जैसे कि इलेक्ट्रिकल के लिए निकाले थे वैकेंसीज को, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल वालों को ही सिर्फ एलिजिबल करना था आपको। अगर आपने टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए वैकेंसीज को रिलीज की थी तो उसमें जिस पार्टिकुलर ट्रेड का आपको रिक्वायर्ड था सिर्फ उसी ट्रेड के कैंडिडेट को लेना चाहिए था। आपने बेसिकली अलग अलग ट्रेड के कैंडिडेट से एप्लीकेशंस को डिमांड करवा लिया, फॉर्म फिलअप करवा लिया कि टोटल 14 ITI ट्रेड वाले कैंडिडेट जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रोमैकेनिक, टर्नर, वायरमैन और भी पता नहीं कितना कितना जो ट्रेड थे, वेल्डर, सभी ट्रेड के कैंडिडेट ने फॉर्म को फिलअप किया था। और जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करते हैं बस यही एक उम्मीद के साथ कि इस बार मेरा सरकारी नौकरी लग जाएगा, जिंदगी में सेटल हो जाएंगे। लेकिन और वो ये चीज सोच करके इस आशा में मेहनत भी करना शुरू करते हैं। और मेरे जैसा टीचर बहुत अच्छे से मेहनत भी करता है, दिन रात एक करके। बेसिकली जब से इसका बैचेज को मैंने लॉन्च किया था तब से बहुत सीरियसली कह रहा हूं, अलग अलग बैचेज में क्लासेस के साथ साथ सैंपल पेपर बनाने में, सैंपल पेपर टाइपिंग में, सभी चीजों में हम लोगों ने बहुत मेहनत करी थी। इसके बावजूद क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं एग्जामिनेशंस में। क्वेश्चंस कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर मात्र 5 से 6 क्वेश्चन ही सैंपल पेपर और आपके क्लासेस से देखने को मिले। क्या ये सही लगता है? क्या आप एक लिमिट को सेट करिए, एक सिलेबस होना चाहिए, एक बेसिकली कह सकते हैं कि डिफाइंड होना चाहिए कि ये ब्रांच वाले कैंडिडेट एलिजिबल हैं फॉर्म को फिलअप करने के लिए, और उसी ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चंस आप पूछिए। और जूनियर इंजीनियर के लिए अगर आप वैकेंसी निकाले हैं तो जूनियर इंजीनियर के ही क्वेश्चंस को पूछिए, उसी लेवल के क्वेश्चंस को आपको पूछने चाहिए थे। तो बेसिकली ये सभी चीजें जो है आप सभी कैंडिडेट्स का भी रिक्वेस्ट था। और कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि ये री एग्जामिनेशन होना चाहिए फिर से, तो री एग्जामिनेशंस का तो ये लोग हमको नहीं लगता है करवाने वाले हैं, लेकिन ये जो भी चीजें हैं सही नहीं किए हैं IOCL वाले। अगर मैं यहां पर बेसिकली मैं बहुत ज्यादा गुस्सा में हूं इस वजह से क्योंकि मैंने भी मेहनत करी थी। आप एज ए कैंडिडेट आपने प्रिपरेशंस किया था और मैं प्रिपरेशंस करवाने के लिए मैं प्रिपरेशंस किया था, और वो भी ऐसा वैसा नहीं, बहुत ज्यादा।
एक एक पीपीटी को बनाने के लिए आपको पता नहीं होगी, टाइपिंग जो करते हैं उसको क्वेश्चंस को देना पड़ता है, और वो क्वेश्चंस को पहले मैं खुद से डायरी में लिखता था और फिर उसको टाइपिंग करने के लिए मैं देता था। तो इस तरह से मेहनत करने के बावजूद जब क्वेश्चंस नहीं आए हैं एग्जामिनेशंस में, तो डेफिनेट सी बात है आप सभी कैंडिडेट भी हताश हुए हैं। री एग्जामिनेशंस हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता है ये लोग इतना आसानी से मानेंगे, ठीक है, जो सच है। बाद बाकी यहां पर बहुत सारे कैंडिडेट का जो रिव्यू था, मेरा जो एग्जामिनेशंस रिव्यू के बारे में मैंने जो वीडियो लाइव सेशन से किया था, उसमें कि जैसे कि टेक्निकल अटेंडेंट के पोस्ट के लिए अलग अलग ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे ना, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछने का क्या जरूरत था? अगर आप 14 ट्रेड वाले कैंडिडेट को एलिजिबल करते हैं तो आप 14 ट्रेड से ना क्वेश्चन पूछिएगा जी, कि सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही क्वेश्चन पूछ लेंगे आप, या एक पार्टिकुलर ट्रेड को। इससे फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रेड वाले कैंडिडेट को होगा। बाद बाकी और जो 13 ट्रेड वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे, फॉर्म को फिलअप किया था, वो लोग कैसे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा? चलिए मान लेते हैं एक आध स्टूडेंट कर लेगा सॉल्व, क्या सभी कोई फिर इक्विलिटी हुआ क्या? और आपके वैकेंसी में फॉर्म फिलअप करने के लिए अब आईटीआई वाले कैंडिडेट को सभी ट्रेड को पढ़ना पड़ेगा। और मैं इस चीज को भी चलो ठीक है नजरअंदाज करके, जितने भी बच्चे हमारे पेड बैच में इनरोल्ड थे, हर एक ट्रेड के क्वेश्चंस को हमने अपने सैंपल पेपर के थ्रू अच्छे से करवाई थी। चाहे वो इलेक्ट्रीशियन के थे, उसको भी हमने बोला था फीटर का भी पढ़ना, तुम वेल्डर का भी पढ़ना, वायरमैन का भी पढ़ना, सभी ट्रेड के क्वेश्चंस को हमने करवाया था। इसके बावजूद एक ही ट्रेड के क्वेश्चंस खाली पूछ लिए गए। वो बात अलग है कि हमने अपने बैच में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट के लिए अलग से बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स भी ऑलरेडी दिए थे। इस वजह से जो कैंडिडेट ने हमारे बैच में इनरोलमेंट लेने के बाद सारे हमारे वीडियो लेक्चर्स को देखे हैं, वो लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आए हैं ठीक ठाक, लेकिन सभी लोग तो नहीं देखे होंगे। और सभी लोग इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को क्यों उतना इंपॉर्टेंस देंगे? वो लोग तो सोच रहे थे कि वेल्डर ट्रेड से, मेरे ट्रेड से भी क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो ये चीजें फेयर नहीं हुई है इस बार एग्जामिनेशंस में, ऐसा मैं बेसिकली बोल सकता हूं। और अब अगर एक एक करके पोस्ट वाइज में बात करूं थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में दोस्तों, बेसिकली मुझे लगता है कि इस बार जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए जो है, प्रोडक्शन यहां पे पी लिख देता हूं मैं, प्रोडक्शन का जो क्वेश्चंस का लेवल जैसा हमने देखा है एग्जामिनेशंस रिव्यू के बाद, और जो आप सभी कैंडिडेट ने हमें क्वेश्चंस को व्हाट्सएप के थ्रू, एसके ट्यूटोरियल ऐप पर चैट के थ्रू, और फोन पे जो हम आप सभी ने हमारे टीम को कॉल पर बताई है, उस क्वेश्चन से मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा नहीं जाएगा जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन का। इस बार का जो कट ऑफ रहने वाला है, अब जो मैं बोल रहा हूं ये मैं बेसिकली फाइनल रूप से बोल रहा हूं और आप सभी कैंडिडेट के रिव्यू के आधार पर बोल रहा हूं, तो पूरा अच्छे से सुन लीजिएगा, ठीक है। तो 40 से 50 के बीच में रहने वाला है कट ऑफ, मैक्सिमम 50 जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 प्रोडक्शन के लिए कट ऑफ। एक और चीज मैं आप सभी को सूचना के रूप में देना चाहता हूं, कुछ कैंडिडेट आते हैं हमारे वीडियोस को देखने के लिए, पूरा वीडियोस को बिना देखे उल्टा सीधा कुछ से कुछ कमेंट में लिख देते हैं। इससे थोड़ा बहुत दुख मुझे भी होता है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन एक बात मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता देता हूं, जो लोग निगेटिव कमेंट लिखते हैं, आप अपना समय बर्बाद करते हैं और यहां पर हमारी टीम बैठी हुई है उस चीज को, आपके कमेंट को सिर्फ डिलीट करने के लिए। तो अगर आप कमेंट में लिखते हैं उल्टा सीधा कुछ भी, तो यहां पर एक टीम बैठी हुई है जो कि कमेंट को ही आपका सिर्फ डिलीट करते रहती है और आपको ब्लॉक करती है। तो आप अपना समय बर्बाद करते हैं और यहां पर हमारे टीम में एक मेंबर को आप एक्स्ट्रा जॉब में उसको प्रमोशन देने का मौका देते हैं। तो समझ लीजिए आप क्या हैं, आप एक्चुअल कैंडिडेट तो हैं नहीं, अगर आप खाली उल्टा सीधा लिखने आते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी तरह से जूनियर इंजीनियर हम लोग अगर बात करें, जूनियर इंजीनियर असिस्टेंट ग्रेड 4 अलग अलग ब्रांच जो है, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए, तो क्या कट ऑफ जा सकते हैं EE, ECE और IN वालों के लिए, तो इसका भी कट ऑफ हमको नहीं लगता है बहुत ज्यादा जाएगा, है ना। हवाबाजी मैं नहीं कर रहा हूं, कितनों भी लोग तुक्का लगाए होंगे ना, इस बार बहुत ज्यादा कट ऑफ जा ही नहीं सकता है, क्वेश्चंस का रियल में लेवल था।
इस बार भी जो इसमें जो कट ऑफ जाएंगे हमको लगता है 50 से 60 से ज्यादा नहीं जाएगा इलेक्ट्रिकल वालों में। ठीक है, आप जस्ट इसमें पॉजिटिव नेगेटिव 5 कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे इस बार कट ऑफ। निश्चिंत रहिएगा, आप लोग तुक्का लगा करके आए हैं, अगर सही होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा, और इससे कट ऑफ हमको नहीं लगता है ज्यादा जाएगा। बाद बाकी ये जूनियर इंजीनियर का हो गया। अब अगर टेक्निकल अटेंडेंट की मैं बात करूं, टेक्निकल अटेंडेंट की बात करूं तो जैसा लग रहा है तो इसमें फायदा तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले कैंडिडेट को ज्यादा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसमें भी क्वेश्चन का लेवल बहुत हलवा जैसा नहीं दिए थे, सारा क्वेश्चंस का लेवल बॉयलर से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए थे। इसमें 60 से 65 के बीच में रखते हैं कट ऑफ, ±5 कर सकते हैं सभी पोस्ट में। यह है कट ऑफ का पॉसिबिलिटी। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और आप लोग जो है वीडियोस के कमेंट सेक्शंस में जो ज्ञान देते हैं कुछ कुछ कैंडिडेट कि इतना कट ऑफ नहीं जाएगा, उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, और इतना जाएंगे उतना जाएंगे, तो आप लोग अपने आधार पर बोल रहे हैं। और मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी पेड बैच में इनरोल रहे हैं, और यूट्यूब वीडियोस में भी बहुत सारे बच्चे हम लोगों का वीडियोस को देखते हैं, और सभी लोग अपना अपना कमेंट को लिखते हैं हमारे वीडियोस में। आप लोग जब बताते हैं कि ऐसा एग्जामिनेशन गया, तो वो जैसा भी आप लोगों का एग्जामिनेशन गया आपसे पहले मुझे पता हो जाती है। कुछ कैंडिडेट हैं ऐसे क्विकली रिपोर्ट कर देते हैं मुझे, और यकीन नहीं हो तो आप लोग हमारे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हैं। कमेंट में अच्छे कमेंट भी रहते हैं, और खराब कमेंट जो रहते हैं उसको कुछ तो रहने देता हूं, और कुछ हमारी टीम जो जरूरत से ज्यादा खराब रहता है वो तुरंत गायब हो जाता है, और वो आदमी भी ब्लॉक हो जाता है। दुख रियल में दोस्तों हमें भी हुआ है, क्योंकि हमने भी बहुत रियल में ईमानदारी से मेहनत किया था इस बैच को लेकर के। और एक शिक्षक, एक जेन्युइन जो टीचर होते हैं, देखिए फी वगैरह सबका जो होता है वो एक मैनेजमेंट चलाने के लिए वो जरूरत है। एक जरूरत पूरा होने के बाद एक टीचर को रियल में जो गुरु दक्षिणा मिलता है ना, वो उसका स्टूडेंट, उसका शिष्य अगर सफल हो जाए ना, तो वही सबसे बड़ा गुरु दक्षिणा है। और यही चीज़ों का एक्सपेक्टेशन रहता है आप सभी से। अगर आप सभी का इतना चैलेंज आने के बाद भी सिलेक्शंस होगा किसी भी कैंडिडेट का हमारे बैच से या फिर यूट्यूब से भी, जो लोग आप लोग मुझे देखते हैं, जेन्युइनली कह रहा हूँ बहुत खुशी मिलेगी कि हमने मेहनत जो किया उसका फल मिला। लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, कल जब से आप लोग एग्जामिनेशंस को देकर के आए हैं, एग्जामिनेशंस रिव्यू वाले हमने सेशंस करी है, आपने कमेंट सेक्शंस में अपना अपना अनुभव को शेयर किया एग्जामिनेशंस को लेकर के। सर क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में नहीं आए, क्वेश्चंस का लेवल बहुत टफ था, ये सभी चीज़ों को जब मैं पढ़ता था तो बहुत बुरा लगता था, बहुत डिमोटिवेटेड मैं भी फील करता था कि क्या हो गया, इतना पढ़ाने के बाद भी अगर कैंडिडेट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हमारे स्टूडेंट के, तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा। लेकिन मेहनत करिए किया है हमने, तो कहते हैं ना कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। इस एग्जामिनेशंस में नहीं तो दूसरे एग्जामिनेशंस में शायद हो जाए इसी मेहनत से। इसीलिए दोस्तों आप लोगों से बस यही आशा है कि आप लोग इस लास्ट मोमेंट में आप लोग भी निगेटिव नहीं होइए। जो अब आपके हाथ में नहीं है उसको बदल नहीं सकते हैं, जो होना था हो गया, अब बस इंतजार करिए। कट ऑफ का हमको पॉसिबिलिटी तो यही लग रहा है, इतना जाना चाहिए, है ना। बाद बाकी आप सभी दोस्तों को भी कुछ अगर बताना है, कुछ प्रत्युत्तर देना है, अपना एक्सपीरियंस को शेयर करना है तो डेफिनेटली शेयर कर सकते हैं। और मैं जाते जाते इस एपिसोड में ये चीज़ तो जरूर कहूँगा, इस बार जो है ना IOCL ने कैंडिडेट सबके साथ सही नहीं किया बहुत अच्छे से। अगर IOCL को क्वेश्चन टफ देना ही था तो ये लोग अलग अलग ट्रेड के लिए अलग अलग सिलेबस को डिटेल में क्यों नहीं रिलीज किए थे। BSc वाला कैंडिडेट कंफ्यूज है कि हम क्या पढ़ें, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ें या फिर हमको केमिकल इंजीनियरिंग के केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाला कंफ्यूज है कि वो इसको इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को भी पढ़ना पड़ेगा या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन का भी, और इंस्ट्रूमेंटेशन वाला कंफ्यूज है कि इलेक्ट्रिकल पढ़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा। और यहाँ टेक्निकल अटेंडेंट वाले पोस्ट वाले कंफ्यूज हैं कि मैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हूँ, फिटर और टर्नर वायरमैन ट्रेड का मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्या।
और इलेक्ट्रोमैकेनिक वाला कंफ्यूज है कि क्या और सब जो रिमेनिंग 13 ट्रेड है क्या उसका क्वेश्चन मुझे भी पढ़ना पड़ेगा क्या। और अगर मैं कंफ्यूजन को क्लियर करता हूं तो सोचता है वो कि मैं अलग अलग ट्रेड का भी क्वेश्चंस को मुझे पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट ने अपना चैलेंज को एक्सेप्ट किया और पढ़ना शुरू किया। इसके बाद पता होता है कि खूब मेहनत करने के बाद, सैंपल पेपर को सॉल्व करने के बाद, सब कुछ करने के बाद फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। यही है IUCL का करदानी, क्या बताऊं मैं। दोस्तों जो कुछ भी है, आप लोग बेसिकली यही कहूंगा कि इस बार जो है IUCL का ये जो नोटिफिकेशंस आया, मेरा बेसिकली प्रिपरेशंस कराने को लेकर के बहुत अच्छा पॉजिटिव मतलब कह सकते हैं एनर्जी के साथ अभी मैं फील नहीं कर रहा हूँ। हाँ, कुछ बच्चे अगर सेलेक्ट हो जाते हैं यहाँ से, कुछ अच्छा खबर आती है तो डेफिनेट सी बात है एक अच्छा एनर्जी मिलेगा। लेकिन अभी तो जैसा लक्षण, क्वेश्चंस के लेवल वगैरह सब जो देख रहा हूँ, रियल में क्वेश्चन, सभी पोस्ट के क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट एंड टफ थे। इजी क्वेश्चंस 4 से 5 क्वेश्चंस का इजी आना इजी नहीं कह सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन इजी तो ऐसे ही रहता है। नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, इजी थे, कैंडिडेट लोग बता रहे हैं। नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस सही थे, टेक्निकल सेक्शंस के क्वेश्चंस बहुत अच्छे नहीं आए थे। लेकिन ठीक है, आप सभी दोस्तों से बस यही रिक्वेस्ट है, आराम से इंतजार करिए। दूसरा एग्जामिनेशंस के वैकेंसी जाते हैं, उसके भी फॉर्म को आप लोग अच्छे से फिलअप करिए, ईमानदारी से प्रयास करिए। दोस्तों देखिए, आपका मेहनत, हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं गया है। सही कहा गया है, मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आपने इस एग्जामिनेशंस में मेहनत किया है, डेफिनेटली आपको हो सकता है दूसरे किसी ना किसी एग्जामिनेशंस में आपको मदद कर देगा यही मेहनत। तो लगे रहिए दोस्तों, अगर आपको अच्छे से बेसिकली प्रिपरेशंस करनी है तो, और सिलेक्शंस लेनी है कहीं ना कहीं तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। और अगर IUCL इस वीडियोस को देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत अगर कुछ चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ नोटिस को रिलीज कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, तो डेफिनेटली मेहरबानी होगा सभी कैंडिडेट का। और मैं सभी कैंडिडेट के तरफ से बोल रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें समझ में आ गया होगा। किसी भी तरह का डाउट है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन्स है तो डेफिनेटली आप सभी लोग इस वीडियो के कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैं भी इंसान हूं, अपना मर्यादा में रह करके, डिसिप्लिन में रह करके चीज़ों को लिखिएगा जो भी लिखिएगा। तो इसी विचार के साथ रखते हैं आज की इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलेंगे बहुत जल्द ही अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।